Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. We are going to start a new chapter, elimination reactions, today. First of all, what are elimination reactions? Elimination reactions are those reactions in which two atoms or group of atoms are removed from a molecule. यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें किसी मॉलिक्यूल से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव किए जाते हैं, रिप्लेस नहीं, रिमूव। तो अब ये दोनों रिमूव कहाँ से होंगे, इस बेस पर एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। Elimination reactions are those reactions in which two atoms or group of atoms are removed from a molecule. कहाँ से रिमूव होने हैं, इस बेस पर इसकी दो टाइप्स हैं, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब अल्फा एलिमिनेशन क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन क्या होती है? अल्फा कार्बन, जैसा कि आप जानते हैं, अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन एटम which is directly attached to a functional group, as you can see from here. Just like in alkyl halide, the carbon atom which is directly attached to halogen atom is called alpha carbon atom, and the other carbon atom adjacent to alpha carbon atom is called beta carbon atom. तो अब अल्फा और बीटा एलिमिनेशन में क्या फ़र्क है कि वो जो दो ग्रुप रिमूव होने हैं, अगर वो दोनों एक ही कार्बन एटम से रिमूव होते हैं, if both the groups are removed from alpha carbon atom, then this will be called alpha elimination, and if both of these are removed from adjacent carbon atoms, then this will be called beta elimination. As you can see from this example, जब अल्फा एलिमिनेशन होती है, दोनों एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक ही कार्बन से रिमूव होते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कार्बीन बनती है। कार्बीन इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी एंड हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल स्पीशी। जबकि जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो इसमें एक कार्बन से, अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम रिमूव होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो हमेशा अल्कीन होती है। तो अल्कीन इज़ अ फेयरली स्टेबल स्पीशी एज कंपेयर टू कार्बीन। So now onward we shall discuss beta elimination reactions in detail. जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमने देखा है कि कौन से होते हैं, those reactions in which two atom or group of atoms are removed from adjacent carbon atoms. जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है उसके तीन मैकेनिज्म होते हैं, तीन तरह से ये रिएक्शन हो सकता है, E2 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म एंड E1CB मैकेनिज्म। तो इन्हें हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहला मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म क्या होता है? E2 मैकेनिज्म की एग्जांपल नीचे डिस्कस की गई है। तो E2 मैकेनिज्म होता है जिसमें दोनों ग्रुप या दोनों एटम एक ही स्टेप में रिमूव होते हैं। The mechanism in which both atoms or group of atoms are removed in a single step. This is called E2 mechanism. As you can see from this example, ये हमारा ये रिएक्टेंट है, इसमें हमें कोई बेस चाहिए होती है जो कि बीटा कार्बन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगी। तो ये देखें, ये बेस जो है ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रही है और Y जो है यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप है, तो ये Y जो है ये एलिमिनेट करेगा। तो इसमें हमारी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तो अल्कीन बननी है। ये बेस ने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ये Y भी एलिमिनेट हो गया है और हमें अल्कीन मिली है।
लेकिन ये दरमियान में आप देखें यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। ट्रांजिशन स्टेट इज़ अ हाई एनर्जी स्टेट विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में देखें इसमें सारे बॉन्ड जो हैं इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हैं, कोई ब्रेक हो रहा है, कोई बन रहा है। तो इसमें ये जो E2 मैकेनिज़्म होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट में ये सिंगल स्टेप होता है। ट्रांजिशन स्टेट में आप देखें 5 एटम इन्वॉल्व हैं और 4 बॉन्ड इसमें इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोई बन रहा है। तो ये कुछ फीचर्स हैं E2 मैकेनिज़्म के। सिंगल स्टेप होगा। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स किस लिए? क्योंकि ये सिंगल स्टेप है और जो सिंगल स्टेप होगा यही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और चूंकि इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 स्पीशी इन्वॉल्व हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड बेस, तो इसलिए ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इसमें ट्रांजिशन स्टेट में 5 एटम इन्वॉल्व होते हैं और पांचों के पांचों दे मस्ट बी इन वन प्लेन इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिएक्शन। और एक और चीज़ जो नोट करने वाली है कि इसमें हाइड्रोजन और जो लिविंग ग्रुप हैं, जिन 2 ग्रुप्स ने रिमूव होना है, वो दोनों ग्रुप दे मस्ट बी इन ट्रांसपोजिशन टू कैरी आउट E2 mechanism. So these are some of the features of E2 mechanism. Now we shall discuss the evidences of E2 mechanism. तो E2 mechanism के एविडेंसेस जो हैं वो 4 एविडेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें सबसे पहला एविडेंस है काइनेटिक एविडेंस। काइनेटिक एविडेंस जैसा कि हमने अभी बात की है कि काइनेटिकली जो E2 मैकेनिज़्म है, दिस विल शो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। किस लिए? क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्टेप पे डिपेंड करता है और इस स्टेप में चूंकि दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हमारा सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है और बेस भी इन्वॉल्व है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस। सो इट विल शो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरा एविडेंस है एब्सेंस ऑफ रीअरेंजमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो E1 मैकेनिज़्म या SN1 मैकेनिज़्म होता है उसमें सम टाइम रीअरेंजमेंट हो जाती है, लेकिन जो E2 मैकेनिज़्म है इसमें हमारे पास रीअरेंजमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि सब कुछ दोनों ग्रुप्स ने एक ही स्टेप में रिमूव होना है, तो देयर शुड बी नो रीअरेंजमेंट। इफ़ देयर इज़ एनी रीअरेंजमेंट, दिस इज़ नॉट अंडरगोन थ्रू E2 मैकेनिज़्म। तीसरा एविडेंस है हमारे पास आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट आइसोटोपिक इफेक्ट है कि अगर हम कोई हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा आइसोटोप अगर यूज़ कर लें, जैसा कि ड्यूट्रियम है, वो यूज़ कर लें, तो ये जानने के लिए कि क्या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक होता है या नहीं, तो इसके लिए ये देखें, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर हम पोटेशियम वाला आइसोटोप यूज़ करें, तो फिर बेस यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगी, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है और ये प्रोडक्ट बनेगी। ये बेस ने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिया है, कार्बन अलहदा हो गया है। जबकि यहीं पे अगर हमारे पास कार्बन की जगह हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन के पोटेशियम वाले आइसोटोप की जगह ड्यूट्रियम वाला आइसोटोप हो, तो फिर ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी और ये इसकी प्रोडक्ट होगी। फिर बेस जो है वो हाइड्रोजन की जगह ड्यूट्रियम एक्सट्रैक्ट करेगी और ये जो रेट कांस्टेंट हमने यहाँ पे शो किए हैं, जब हाइड्रोजन होगा तो इसके लिए हम KH और जब ड्यूट्रियम है तो यहाँ पे KD से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं और इनकी रेशो को KH ओवर KD से हमने शो किया है। तो अब ये इसमें देखना क्या हमने, इसमें देखना ये है कि हमें पता है कि जो हमारा E2 मैकेनिज़्म है वो तो सिंगल स्टेप है और सिंगल स्टेप मीन के उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन Y बॉन्ड
जो लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड है, दोनों एक ही स्टेप में ब्रेक होते हैं और वही स्टेप हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो फिर ये जो कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है, ये भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक हो रहा है, और जब ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक होता है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इस पर डिपेंड करना चाहिए। अब कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड रिलेटिवली वीक बॉन्ड होता है, कार्बन ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अब होना ये चाहिए कि कार्बन हाइड्रोजन KH जो है, ये कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जिस स्टेप में ब्रेक होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, कार्बन ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड जब ब्रेक होता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो अब अगर ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में होता है तो फिर KH ओवर KD दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि KH हमेशा ज़्यादा होगा, KD हमेशा कम होगा। और एक्चुअली भी ऐसे ही देखने में आया है कि KH ओवर KD अप टू 5 to 8 देखा गया है। इसका मतलब ये है कि कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड के ब्रेक होने का जो रेट है वो 5 to 8 टाइम ज़्यादा है कार्बन ड्यूटेरियम वाले बॉन्ड से। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसी सिलसिले में। अब ये है हमारे पास 2-फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड अनलेबल्ड मीन के इसमें हमने प्रोटियम वाला आइसोटोप ही यूज़ किया है। लेबल्ड जहाँ पे भी होगा, लेबल्ड से मुराद होगा कि हमने सेकंड वाला आइसोटोप ड्यूटेरियम वाला यूज़ किया है। अब ये देखें, यहाँ पे हमने बेस ये एथोक्साइड आयन लिया है, ये बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया और ये हमें प्रोडक्ट मिल गई, अल्कीन मिली है। और इसके अलावा ये एथोक्साइड आयन ने यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया तो ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। अब सेम काम करते हैं, ये यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे KH से। अब सेम हम यही वाला प्रोसेस करेंगे लेबल्ड 2-फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड के साथ। यहाँ पे आप देखें कि हमने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप यूज़ किया है। अब यहाँ पे बेस ने हाइड्रोजन नहीं लेना, यहाँ पे बेस ने ड्यूटेरियम एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी। और यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसे हम KD से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब होगा क्या, अब ये पहले वाले रिएक्शन में इसमें हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना था बेस ने, दूसरे वाले में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम एक्सट्रैक्ट करना था। कार्बन ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर ये सेकंड वाले रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो इस स्टेप में इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो KH ओवर KD की रेशो आती है वो 7 आती है इस वाले केस में, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि जो कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक होता है, विच इज़ कंसिस्टेंट विद E2 मैकेनिज्म। तो ये E2 मैकेनिज्म का एविडेंस है, क्योंकि हमने जो E2 मैकेनिज्म देखा है उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक होता है। तो ये तीसरा एविडेंस हो गया इसका। अब फाइनली आखिरी एविडेंस है हमारे पास, फोर्थ एविडेंस, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ये है कि अगर हमारा रिएक्शन E2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है तो E2 मैकेनिज्म जैसे हमने पहले देखा है कि इसमें कोई ये सिंगल स्टेप में हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज का भी कोई ऑप्शन नहीं है। मीन अगर हमारा रिएक्शन E2 मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है तो देयर शुड बी नो हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो अब हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली देखेंगे क्या वाकई जब हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो कोई हाइड्रोजन एक्सचेंज होती है या नहीं होती। इसके लिए हमने फिर से ये 2-फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड लिया है, इसे हम रिएक्ट करवा रहे हैं, बेस ली है सोडियम एथोक्साइड और सॉल्वेंट लिया है इथेनॉल। तो सोडियम एथोक्साइड और इथेनॉल के साथ जब इसे ट्रीट करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलती है फिनाइल इथाइलिन। तो अब हमने देखना ये है क्या इस प्रोसेस में कोई हाइड्रोजन एक्सचेंज हुई है या नहीं।
तो अब हम स्टेप वाइज देखते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल कंपाउंड था 2-फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड। बेस ली हमने, बेस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगी, तो ये हमारे पास ये बेस थी हमारे पास एथोक्साइड आयन, तो ये एसिड हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, यू नो एसिड after donation of proton is converted into conjugate base, while base after accepting a proton is converted into conjugate acid। तो ये हमारे पास 2-फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड की कंजुगेट बेस बन गई है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये है हमारे पास वही वाली बेस। अगर अब एक तो ऑप्शन ये है कि ये अब सेकंड स्टेप में ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट करे और ये हमें प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो फिर ये क्या करेगा, फिर इसको सेकंड स्टेप में आगे कन्वर्ट होने के बजाय इसे वापसी प्रोटॉन ले लेना चाहिए सॉल्वेंट से, और अगर ये वापसी सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेता है तो ये वापसी स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नॉर्मली अगर हमारे पास सॉल्वेंट यही हो इथेनॉल, तो फिर ये इथेनॉल से प्रोटॉन लेगा और वापसी हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा 2-फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड में, जो कि अनलेबल्ड हैलाइड था। हमें ये वाली दोबारा से स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन ये चेक करने के लिए क्या ये प्रोसेस रिवर्स होता है, क्या ये दोबारा से प्रोटॉन गेन करता है या नहीं, इसके लिए हमने ये किया कि हमने सॉल्वेंट इथेनॉल की जगह लेबल्ड सॉल्वेंट ले लिया, यानी C2H5OH की जगह C2H5OD ले लिया। तो इससे ये हुआ कि अब अगर ये वापसी सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेता है तो अब प्रोटॉन की जगह यहाँ पे ड्यूट्रियम है, तो ये ड्यूट्रियम लेगा, और अगर ड्यूट्रियम लेगा तो हमें ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल मिलेगा लेबल्ड, जिसमें हाइड्रोजन की जगह ड्यूट्रियम होगी। तो अब देखना ये है कि हाइड्रोजन एक्सचेंज हुई है या नहीं। अगर तो हाइड्रोजन एक्सचेंज हुई है, यानी ये वापसी लेता है, तो फिर हमें स्टार्टिंग मटेरियल में ये ड्यूट्रियम वाली प्रोडक्ट भी मिलनी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो फिर हमें सारा का सारा अगर स्टार्टिंग मटेरियल हम रिकवर करते हैं तो अनलेबल्ड वाला मिलना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आलमोस्ट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, तो हमने अपना जो रिमेनिंग स्टार्टिंग मटेरियल था वहाँ पे रिएक्शन रोक दिया, और रिमेनिंग स्टार्टिंग मटेरियल जो था वो हमने रिकवर किया, और उसमें उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया, और मैस स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ने शो किया कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था उसमें कोई ड्यूट्रियम नहीं है, और कोई ड्यूट्रियम ना होने का मतलब है कि कोई हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं हुई, नो हाइड्रोजन एक्सचेंज, विच इज़ कंसिस्टेंट विद E2 मैकेनिज्म, क्योंकि E2 मैकेनिज्म में भी किसी किस्म की हाइड्रोजन एक्सचेंज का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दीज आर द एविडेंसेस ऑफ E2 मैकेनिज्म, एंड दैट्स ऑल as far as today's lecture is concerned. Allah Hafiz.